कांग्रेस पार्टी के गारंटी पत्र जारी करने के एक दिन बाद ही भारतीय जनता पार्टी ने अपना संकल्प पत्र जारी कर दिया है। इसको जारी किया बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने। रोहतक में उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी इकलौती ऐसी पार्टी है जो घोषणा करती है वो उसे हर हाल में पूरा करती है। उन्होंने ये भी कहा कि कांग्रेस जो घोषणाएं करती है वो कभी भी उस पर अमल नहीं करती है। आपको बता दें कि हरियाणा में दोनों पार्टियां सत्ता को लेकर के आमने सामने हैं और दोनों के बीच मुकाबला कड़ा है। कैमरा पर्सन दिलीप के साथ मैं देवनाथ, भारत एक्सप्रेस। बीजेपी हरियाणा के वरिष्ठ नेता, पूर्व प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मंत्री रामविलास शर्मा हैं। संकल्प पत्र जो आपका आया है उसमें जनरल कैटेगरी को मेडिकल इंजीनियरिंग में वो कह रहे हैं कि वो नहीं देंगे, केवल ओबीसी और इसको देंगे। उस पर क्या कहेंगे? नहीं, जनरल कैटेगरी को कौन अवॉइड कर? स्कॉलरशिप नहीं दे रहे हैं, केवल ओबीसी को और उसको दे रहे हैं। ओम प्रकाश सबको देंगे। आज एम्स रेवाड़ी में माजरा गांव में देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी उसकी स्थापना करके गए। और दक्षिणी हरियाणा में पहाड़ पर्वत, मेरा अपना गांव राजावास, पहाड़ में हम बसते हैं, वहाँ एक जंगल सफारी बनने की बात है। आईएमटी खुडाना की बात है। मतलब जितने कितना 1000 करोड़ रुपया उसके लिए रखा है। हरियाणा की समस्या कांग्रेस का जो पौधा है वो हरियाणा का जलवायु उसको माफिक नहीं है। जिस तरह से आज संकल्प पत्र जारी हुआ है, इनका कहना है कि समस्या हरियाणा की कांग्रेस है, बीजेपी नहीं है और निरंतर जो है वो बीजेपी हरियाणा का विकास करेगी अगर तीसरी बार भी सत्ता में आती है तो। रोहतक से कैमरामैन स्वास्थ्य के साथ ओम प्रकाश राय, भारत। नेता विपक्ष राहुल गांधी पर लगातार हो रही टिप्पणियों को लेकर कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखी, जिसके जवाब में आज सुबह जेपी नड्डा, जो कि बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखी और बताया कि पिछले 10 सालों में कितनी बार आप लोगों ने प्रधानमंत्री के बारे में गलत भाषा का प्रयोग किया है और सोनिया गांधी तो उन्हें मौत का सौदागर तक कह चुकी हैं, तो आप लोग अपनी तरफ पहले झांककर क्यों नहीं देखते। इसी पर कांग्रेस पार्टी के जो नेता हैं उनका साफ तौर पर कह रहा है कि ये जो चिट्ठी है वो एक तरह से व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से निकले हुए एक 3rd डिवीजन से पास हुए बच्चे की चिट्ठी लगती है, ना कि एक राष्ट्रीय पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष की चिट्ठी लिखती है। तो साफ तौर पर अब देखा जाए तो लेटर वर्सेस जो लेटर का सिलसिला है वो शुरू हो गया है। पहले खड़गे प्रधानमंत्री को चिट्ठी लिखते हैं और अब उसके बाद बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा मल्लिकार्जुन खड़गे को चिट्ठी लिखते हैं और साफ तौर पर ये कहते हैं कि थोड़ा बौद्धिक इस्तेमाल उन्हें अपना करना चाहिए और देश की नीतियों के अंदर काम करना चाहिए। अब ऐसे में ही लगातार कांग्रेस पार्टी अब बीजेपी पर हमलावर है और साफ तौर पर कह रही है कि जो ये चिट्ठी लिखी गई है वो बिल्कुल बचकानी लगती है और कहीं ना कहीं बीजेपी को संज्ञान लेना चाहिए, क्योंकि इस तरह की जो चिट्ठी है वो राष्ट्रीय अध्यक्ष को सूट नहीं करती। कैमरा पर्सन आलोक सक्सेना के साथ प्रशांत त्यागी, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली। राहुल गांधी ने अमेरिका के वर्जीनिया में जाकर के जो सिख समाज के खिलाफ बयान दिया है उसकी प्रतिक्रिया पूरे देश में देखने को मिल रही है। उसी कड़ी में इंदौर का सिख समाज भाजपा नेताओं के साथ मिल करके कमिश्नर ऑफिस ज्ञापन देने पहुंचा। सिख समाज का आरोप है कि राहुल गांधी पूरे विश्व में भारत की और सिख समाज की छवि खराब कर रहे हैं। सिख समाज के साथ गए सांसद शंकर लालवानी ने भी कहा कि राहुल गांधी मोहब्बत की दुकान में नफरत फैलाने का काम कर रहे हैं। ये मोहब्बत की दुकान में नफरत फैलाने का काम जो दुनिया में कर रहे हैं भारत के खिलाफ, बहुत ही निंदनीय है और उसको लेके बहुत आक्रोश है सिख समाज में और उसको लेके आज सिख समाज के साथ हम सब उनके खिलाफ प्रकरण दर्ज कराने आए हैं और इसी के खिलाफ जमकर नारेबाजी भी की गई और ज्ञापन सौंपा गया। राहुल गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, अभी तो ये अंग्रेजी है, आगे और लड़ाई है। सिख समाज का यह अपमान नहीं सहेगा, नहीं सिख समाज का यह अपमान नहीं सहेगा। गांधी होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। उधर पुलिस का कहना है कि जांच करने के बाद कार्रवाई की जाएगी। ये ज्ञापन श्री राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयान के विरुद्ध है और इन्होंने प्रकरण पंजीबद्ध करने की मांग की है। इसका अध्ययन करके जो उचित कार्रवाई होगी हम करेंगे। अब इंदौर पुलिस राहुल गांधी के खिलाफ क्या कार्रवाई करती है ये तो देखने वाली बात है, लेकिन राजनीतिक कुछ मजबूरियां होती हैं जिनके चलते रवायतें पूरी करनी होती हैं।
कैमरामैन इमरान खान के साथ जय व्यास, भारत एक्सप्रेस, इंदौर। विदेश यात्रा के दौरान राहुल गांधी द्वारा दिए गए बयानों पर भारत में सियासी बवाल मचा हुआ है और उस सियासत के बीच भारतीय जनता पार्टी के नेताओं द्वारा पलटवार जो किया गया है उस पर कांग्रेस ने हमलावर होकर उनके खिलाफ देश भर में एफआईआर दर्ज करवाई हैं और थानों पर प्रदर्शन किया है। वहीं अब बारी भारतीय जनता पार्टी की है, लिहाजा अब भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस पे और राहुल गांधी पर हमलावर है और आज मध्य प्रदेश भाजपा द्वारा राहुल गांधी के खिलाफ एफआईआर दर्ज कराई गई है। उनके द्वारा प्रधानमंत्री को जो अपशब्द कहे हैं या भारत के लोगों को लेकर तमाम सारी जो टिप्पणियां की गई हैं उन सभी बातों को लेकर आज भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की इकाई क्राइम ब्रांच थाने भोपाल में पहुंची और वहां पर एफआईआर दर्ज कराने की बात कही है, आवेदन दिया है। इसका नेतृत्व बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा के साथ जो मध्य प्रदेश के प्रभारी हैं वो और तमाम सारे नेता और मंत्री इसमें शामिल थे। राहुल गांधी के खिलाफ आज भारतीय जनता पार्टी ने एफआईआर दर्ज कराई है और एफआईआर दर्ज करा के मांग की है कि इनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कानूनी कार्रवाई देश के अंदर, प्रदेश के अंदर की जाए। जो बयान थे उस पर अब कानूनी लड़ाई शुरू हो चुकी है और कहीं ना कहीं आगे ये विवाद अभी थमता हुआ दिख नहीं रहा है, लिहाजा अब आरोप प्रत्यारोप कानूनी लड़ाई में बदल चुका है। कैमरामैन मनीष के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए भोपाल से अजय भटनागर। बिहार के नवादा में दलित बस्ती में दबंगों के द्वारा आग लगाए जाने के बाद बिहार में सियासी खींचातानी बहुत ज़बरदस्त चल रही है। एक तरफ जहां एनडीए के जो नेता हैं वो महागठबंधन के ऊपर आरोप लगा रहे हैं कि ये आरजेडी का कारनामा है, ये आरजेडी के कार्यकर्ताओं के द्वारा ये किया गया है। ये जीतन राम मांझी ने कहा, ऐसा बयान दिया कि ये जो है आरजेडी का कारनामा है। तो दूसरी तरफ जो इंडिया गठबंधन के लोग हैं, कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने कहा कि बिहार में नीतीश कुमार का जंगल राज हो गया है। केंद्र में मोदी सरकार और बिहार में नीतीश सरकार जो है जंगल राज बनाए हुए है। और आज जो है कांग्रेस का डेलीगेशन नवादा जाकर के उन गरीब बस्ती में गरीबों का हाल चाल लेगी और पूरे मामले की जानकारी लेगी। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने भी इस पे कहा कि बैठकें चल रही हैं, कई सीओ को बुलाया गया है और ये मामला जो है भूमि सर्वे को लेकर के कहीं ना कहीं सामने आया है कि भूमि सर्वे को लेकर के ये घटना घटी है दबंगों और गरीब लोगों के बीच। लेकिन अभी जो है दिलीप जायसवाल ने कहा कि जो दोषी हैं उनके ऊपर कार्रवाई भी की गई है, आगे भी जो प्रक्रिया होगी उसको पूरी की जाएगी। बीजेपी का आरोप है कि इसमें जो भूमाफिया हैं वो ज़्यादा संलिप्त है, वो नहीं चाहते हैं कि भूमि सर्वे का काम बिहार में हो। पटना से भारत एक्सप्रेस के लिए ज्योति। नवादा में दबंगों के हाथों दलित बस्ती जलाए जाने का मामला अब तूल पकड़ लिया है। बुधवार को करीब 2 दर्जन दलितों के घरों में आग लगाए जाने के बाद नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का पहला ट्वीट आया और तेजस्वी यादव ने सरकार पे सवाल खड़े कर दिए। इसको लेकर के साफ पता चल रहा है कि ये डबल इंजन की सरकार में लगातार जो है इस तरह के काम हो रहे हैं। जो भी दोषी है, जिन लोगों ने भी आग लगाई है, उन लोगों को जो है गिरफ्तार जो है करना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। उसके बाद राजनीतिक बयानबाजियों का दौर तेज हो गया। एक तरफ पुलिस कार्रवाई में जुट गई और आरोपियों की गिरफ्तारी होने लगी, दूसरी तरफ बीजेपी और जेडीयू के नेता बचाव करते हुए नजर आए। लेकिन इस पूरे प्रकरण में केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी का ट्वीट अहम भूमिका निभा दिया, जब मांझी ने आरोप लगाया कि जितने भी आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से 90% आरोपी यादव हैं और उन्हीं लोगों ने इस वारदात को अंजाम दिया है। मांझी ने आरोप लगाया कि जो आरोपी पकड़े गए हैं उसमें से 12 ऐसे आरोपी हैं जो आरजेडी समर्थक है और ऐसी स्थिति में विपक्षी दल के नेताओं को दलितों पर हो रहे अत्याचार के खिलाफ आवाज बुलंद करना चाहिए। पुलिस ने पकड़ा किया है तो 12 को ज्यादा भी लोग पकड़े गए हैं। तो इससे साबित यही हो रहा है कि समूचे बिहार में वो लोग अभियान चला रहे हैं
कि शेड्यूल कास्ट जी जमीन पर रह रहा है तो न रह रहा है तो सब जमीन को अपना कब्जा में ले करके उसको अपना मकान बनाते हैं या बेचते हैं। इस पर सरकार को ध्यान देना चाहिए। फिलहाल पूरे मामले की छानबीन जारी है और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के लिए एक विशेष अभियान चलाया गया है। सहयोगी कैमरामैन राकेश के साथ भारत एक्सप्रेस के लिए पटना से आशुतोष कुमार। एक दिवसीय प्रवास पर ग्वालियर पहुंचे केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कांग्रेस पार्टी सहित राहुल गांधी पर जमकर हमला बोला है, जहां उन्होंने कहा है कि विदेशी धरती पर जिस तरह से बयानबाजी की गई है कि दलित समाज का जो आरक्षण है उसे खत्म कर दिया जाएगा, यानी कि कांग्रेस जब सत्ता में आएगी तब कहीं ना कहीं आरक्षण खत्म करने की बात कह रही है, तो यानी कि आने वाले समय में आरक्षण खत्म कर देगी। इसलिए उन्होंने कहा है कि मेरे शुभचिंतक दलित समाज के वर्ग के लोगों को इसके लिए खड़े होना चाहिए और अपनी लड़ाई लड़ना चाहिए। वही उन्होंने कहा है यह वही कांग्रेस पार्टी है जो कि लंबे समय से हमेशा दलित समाज का अपमान करती रही है। चाहे अम्बेडकर जी की बात करें, जब उनको चुनाव लड़ाया गया था तो जब उनको जो जिनके द्वारा चुनाव हराया गया था उसका कांग्रेस पार्टी के द्वारा सम्मान किया गया था। यह वही पार्टी है जो हमेशा दलितों का अपमान करती है। वह लगातार हमलावर नजर आए और उन्होंने वन नेशन वन इलेक्शन की बात करते हुए कहा यह बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है और ऐतिहासिक निर्णय है। जिस तरह से इस चुनाव में लगातार जनता परेशान होती है, प्रशासन परेशान होता है, पैसा व्यर्थ खर्च होता है, तो अब कहीं ना कहीं जिस तरह से देश में वन इलेक्शन वन नेशन और वन इलेक्शन के आधार पर चुनाव होंगे, जो लोग जो भी सामर्थ्यवान होगा, जो पार्टी से चुनाव लड़ेगा, जिसे जनता चुनना चाहेगी उसे चुनेगी, इस आधार पर भविष्य में चुनाव होंगे और उस आधार पर कहीं ना कहीं इस ऐतिहासिक निर्णय का हम सम्मान करते हैं और स्वागत करते हैं। और यह ऐतिहासिक निर्णय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में कैबिनेट में प्रस्ताव पारित भी हुआ है, उसके लिए वह स्वागत योग्य भी बताया गया। मनोज चौबे, भारत एक्सप्रेस, ग्वालियर। अयोध्या के मिल्कीपुर में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 1005 करोड़ की परियोजना की सौगात दी है। आज मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने यहां मिल्कीपुर में 1005 करोड़ की परियोजना का लोकार्पण और शिलान्यास किया है। सबसे अहम मानी जा रही है मिल्कीपुर विधानसभा, जहां पर उपचुनाव होना है। ऐसे में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की जिम्मेदारी पर ये मिल्कीपुर विधानसभा है। इसको लेकर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार यहां अयोध्या का दौरा कर रहे हैं और आज भी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यहां लगभग 2 घंटे मौजूद रहे। इस दौरान मंच पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और बसपा पर निशाना साधा। समाजवादी पार्टी पर निशाना साधते हुए कहा कि समाजवादी पार्टी सरकार में जो अराजकता थी उसको समाप्त करने का कार्य हमारी बीजेपी की डबल इंजन सरकार ने किया है। इससे पहले 2017 से पहले गुंडा राज था। 17 के पहले गरीब का राशन समाजवादी पार्टी के गुंडे हजम कर जाते थे। किसी गरीब को राशन नहीं मिलता था। कोई भी माफिया किसी भी क्षेत्र का होगा वह समाजवादी पार्टी से प्रदेश के अंदर जुड़ा हुआ था। अयोध्या का मिल्कीपुर विधानसभा बेहद महत्वपूर्ण माना जा रहा है। ऐसे में किसी भी रूप में बीजेपी यहां मिल्कीपुर में विकास के सहारे एक बार यहां विधानसभा चुनाव जीतना चाहती है। कैमरा सहयोगी आजम के साथ मनमीत गुप्ता, भारत एक्सप्रेस, अयोध्या। गुजरात में असली नकली का खेल बदस्तूर जारी है। पिछले महीनों में राज्य में कई बार पीएमओ के अधिकारी पकड़े गए हैं, तो कभी नकली सीएमओ के अधिकारी पकड़े गए हैं, कभी नकली सीबीआई ऑफिसर पकड़े गए हैं, तो कभी नकली आईपीएस ऑफिसर पकड़े गए हैं और यहाँ तक कई जगहों पर कई नकली सरकारी दफ्तर भी पकड़े गए हैं। आज इसी क्रम में एक और ठग पकड़ा गया जिसे सूरत पुलिस ने गिरफ्तार किया है। यह कस्टम अधिकारी बनकर लोगों को चूना लगा रहा था। इसके पास से सरकारी नंबर प्लेट लगी हुई गाड़ी, तमाम दस्तावेज, आई कार्ड और लेटर हेड बरामद हुए हैं। पुलिस ने इस शख्स को गिरफ्तार किया है और इसकी अब खोजबीन की जा रही है, इसकी कुंडली खंगाली जा रही है। पुलिस की जांच में खुलासा हुआ है कि इसने अब तक 6 लोगों को चूना लगाया है। अब पुलिस इस मामले की जांच कर रही है। 2 दिन पहले भी सूरत में 2 लोग पुलिस बनकर लोगों को ठग रहे थे। ऐसे ही 2 नकली पुलिस अधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, तो आज कस्टम ऑफिसर को गिरफ्तार किया गया है। अहमदाबाद में कैमरा पर्सन संजय कोष्टी के साथ अरविंद शर्मा, भारत एक्सप्रेस।
वाराणसी में डेंगू मरीजों के इलाज के लिए यहाँ अस्पतालों में चुस्त दुरुस्त व्यवस्था की गई है। हालांकि वाराणसी में अब डेंगू के मरीज मिलने लगे हैं और उन्हें अस्पताल में एडमिट भी किया जा रहा है। वाराणसी में डेंगू से लड़ने के लिए यहाँ पर मुकम्मल तैयारी बताई जा रही है। वाराणसी के सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र से लेकर सरकारी अस्पतालों में डेंगू मरीज के इलाज के लिए बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। यहाँ वाराणसी के कबीर चौरा अस्पताल में भी डेंगू का इलाज करा जा रहा है और कई मरीज अब भर्ती हो चुके हैं। तो इस तरीके से कहा जा सकता है कि वाराणसी में अब डेंगू ने पांव पसारने शुरू कर दिए हैं, जिसको देखते हुए स्वास्थ्य महकमा अलर्ट हो गया है और इलाज की व्यवस्था करने के साथ ही यहाँ बेड रिजर्व कर दिए गए हैं। पिछले साल डेंगू ने यहाँ पर त्राही त्राही मचाई थी और बड़ी संख्या में डेंगू के प्रभाव में लोग आए थे और कई लोगों की मौत भी हो गई थी। इस बार इसको देखते हुए प्रशासन पहले से ही सतर्कता बरत रहा है। डेंगू प्रभावित इलाकों में जहां एंटी लार्वा का छिड़काव किया जा रहा है, वहीं बचाव और राहत के सभी इंतजाम अपनाए जा रहे हैं। अस्पतालों में भी सुरक्षित तरीके से डेंगू मरीजों का इलाज किया जा रहा है ताकि डेंगू के लक्षण वाले मरीजों से कोई और व्यक्ति संक्रमित ना हो। इसलिए यहाँ पर बेड रिजर्व किए गए हैं। एक रेड जोन बनाया गया है और उसमें ही डेंगू मरीजों को भर्ती किया जा रहा है। वहीं पर उनके इलाज की समुचित व्यवस्था की जा रही है। ऐसे में कहा जा सकता है कि वाराणसी से डेंगू से लड़ने के लिए यहाँ स्वास्थ्य विभाग मुस्तैद दिख रहा है। वाराणसी से सौरभ अग्रवाल, भारत एक्सप्रेस। केजीआर के मामले में टेलीकॉम कंपनियों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। सुप्रीम कोर्ट ने टेलीकॉम कंपनियों की ओर से दायर क्यूरेटिव याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने याचिका को खारिज करते हुए कहा कि सुप्रीम कोर्ट द्वारा दिए गए फैसले में सुधार की कोई गुंजाइश नहीं बची है, जबकि टेलीकॉम कंपनियां वोडाफोन, आइडिया, एयरटेल सहित अन्य ने क्यूरेटिव याचिका दायर कर कहा था कि कैलकुलेशन में गलती हो गई थी, इसलिए लिहाजा सुप्रीम कोर्ट द्वारा जो फैसला दिया गया है उस फैसले पर एक बार पुनः देखा जाए फैसले को कि क्या उसमें सुधार की कोई गुंजाइश बची है या नहीं। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने साफ इनकार कर दिया है। आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वोडाफोन, आइडिया और अन्य टेलीकॉम कंपनियों को 92,000 करोड़ रुपया बकाया देने के लिए 10 साल का समय दिया था और यह आदेश 2020 में पारित किया गया था। 2020 के आदेश को अब टेलीकॉम कंपनियों को मानना पड़ेगा। सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले के साथ ही टेलीकॉम कंपनियों के शेयर लगातार गिर रहे हैं। भारत एक्सप्रेस के लिए कैमरा पर्सन धर्मेंद्र गौतम के साथ गोपाल कृष्ण। दिल्ली के शहरीकृत गांव के लिए एक बार फिर 14 साल बाद म्यूटेशन की प्रक्रिया शुरू होगी। म्यूटेशन मतलब होता है कि शहरीकृत गांव की कृषि योग्य भूमि को विरासत के आधार पर रिकॉर्ड में दर्ज करना। इसको लेकर के लंबे समय से मांग की जा रही थी। प्रधानमंत्री के जन्मदिन के अवसर पर दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना ने ये आदेश जारी किया। अब 76 शिविर इसके लिए लगाए जाएंगे जो 20 सितंबर से 5 अक्टूबर तक चलेंगे। यानी दिल्ली के जो शहरीकृत गांव हैं और वहां पर विरासत के आधार पर कृषि योग्य भूमि पर नाम नहीं चढ़ पा रहा है, अब नाम चढ़ पाएगा। एलजी ने अपने आदेश में साफ तौर से कहा है कि जीएनसीटी दिल्ली और जितने भी अधिकारी हैं वो घर घर जा करके इसकी जानकारी दें और जो रिकॉर्ड है भूमि का उसको दर्ज करें। यानी अगर कोई जमीन आपके बाबा पिताजी के नाम पर है और कृषि योग्य भूमि है और वो दिल्ली का शहरीकृत गांव है और उस पर आपका नाम नहीं चढ़ पा रहा है, आपके बाबा और पिताजी जिंदा नहीं है, तो अब आप विरासत के आधार पर उस जमीन को अपने नाम करवा सकते हैं। यह प्रक्रिया 2010 से बंद थी, लिहाजा विरासत के आधार पर कोई भी जमीन कोई व्यक्ति अपने नाम नहीं करा सकता था। 14 साल बाद दिल्ली के शहरीकृत गांव के निवासियों को एक आस जगी है और उसका माध्यम बने हैं दिल्ली के उपराज्यपाल वीके सक्सेना। कैमरा पर्सन मनु के साथ राकेश, भारत एक्सप्रेस, दिल्ली।
विवादों में रहे पूर्व पुलिस कमिश्नर संजय पांडे आज कांग्रेस में शामिल हो गए। संजय पांडे ने मुंबई कांग्रेस अध्यक्ष वर्षा गायकवाड़ और पूर्व मंत्री असलम शेख के उपस्थिति में कांग्रेस का दामन थाम लिया। संजय पांडे ने बातचीत करते हुए बताया कि उनके रग रग में कांग्रेस था। 2004 में भी वो कांग्रेस ज्वाइन करना चाहते थे, लेकिन उस समय में नहीं ज्वाइन कर पाए। हालांकि सेंट्रल एजेंसियों को लेकर के भी उन्होंने अपनी प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि एजेंसियां चाहे जितना उन्हें परेशान कर ले, लेकिन वो कांग्रेस में हैं और अब कांग्रेस के बैनर तले ही आगे की पूरी लड़ाई लड़ेंगे। यानी मुंबई के भीतर अब पूर्व पुलिस कमिश्नर के जरिए कांग्रेस बीजेपी पर हमलावर होने की प्लानिंग तैयार कर रही है। वीडियो जर्नलिस्ट घनश्याम के साथ अभिषेक पांडे, भारत एक्सप्रेस, मुंबई।